सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। मोदी सरकार ने कश्मीरियों पर जुल्म की हर हद पार कर दी है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली का ऐसा सिलसिला जारी है कि इंसानियत भी शर्मा जाए। मोदी की घिनौनी साजिशों ने मजलूम कश्मीरियों पर जमीन तंग कर दी। वादी चिनार में आए दिन कश्मीरियों के खून से होली खेली जा रही होती है, मगर दुनिया खामोश तमाशाई बनी ये सब तमाशा देख रही है। मकबूजा कश्मीर की गुमनाम कब्रें, ज़्यादती का निशाना बनने वाली कश्मीरी ख़वातीन और हज़ारों यतीम बच्चे भारत की जुनूनी फसायत का मुंह बोलता सबूत हैं। तो इस तमाम तर सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि एक तवील अरसे से जंग आज़ादी तो लड़े हैं, लेकिन ताहाल आज़ादी हासिल नहीं कर सके हैं। तो आपके ख्याल में वो कौन से अवामिल हैं जो कश्मीर की आज़ादी की राह में हायल हैं, और फिलफौर कौन कौन से इकदाम करने की ज़रूरत है जिनसे कश्मीरियों को उनका हक़ मिल सके, आज़ादी मुयसर आ सके? ये सवाल मैं अपने पैनलिस्ट के सामने रखूँगी। तारुफ करवा देती हूँ। कराची स्टूडियो से हमारे साथ डॉक्टर दानिश मौजूद हैं, नज़ीर लकारी साहब मौजूद हैं, एहतशामुल हक साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, शहजादा जुल्फ़िकार कोयटा से हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम का शुक्रिया। ये सवाल लेकर मैं डॉक्टर दानिश की जानिब बढ़ूँगी। सर, किस तरह से देख रहे हैं? जी, आपका सवाल ये है कि कश्मीर के इशू में रुकावट क्या है? जी देखिए, सारी दुनिया जानती है, हम सब पाकिस्तानी भी जानते हैं कि 76 साल से कश्मीर के साथ जो जुल्म हो रहा है और आज तक 2.5 लाख कश्मीरी जो हैं वो शहीद हो गए हैं। 2019 में 370 थे तो कब्ज़ा कर लिया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनके फ़ैसला भी दे दिया। आप मानते नहीं हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान तो कहता है कि भाई इसको यूएनओ के चार्टर के तहत जो है वो आप कंप्लीट करें, इसको यूएनओ चार्टर में जो है उसके तहत इसका फ़ैसला करें, लेकिन नहीं होता है। यूएन किसके अंडर में है? यूएन इंटरनेशनल ताकतों के अंडर में। कश्मीर का मसला कैसे तय होगा और कौन कर सकता है? देखिए, भारत इस वक्त 1.5 अरब की आबादी है, यानी 1.5 अरब की मंडी है, और इसमें मुल्क यानी पाकिस्तान दुनिया के जो सुपर पावर्स हैं, पावर तरीन मुल्क हैं, वो भारत में इन्वेस्ट करते हैं, सरमायाकारी है। मेरे पास पूरी डिटेल है, वक्त नहीं है। अरबों रुपए की जो है इनकी सरमायाकारी है भारत में, और उसके साथ साथ जो है वो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट भी अरबों रुपए का है, जो उसमें रूस है, अमेरिका है, इवन चीन भी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कोई अपने उस इंटरेस्ट को जो भारत के साथ मुंसलिक है, 1.5 अरब की जो मंडी है, उसको कैसे छोड़ दे। दूसरा, इस खित्ते में भारत कुछ बड़े मुल्कों की जो है वो उसको प्रोटेक्ट करता है, उनके मफादात को, तो वो भी एक बहुत बड़ा मसला है जिसकी बुनियाद पर इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं आती है। OIC जो आपके इस्लामी ममालिक हैं, वो भी बेशतर भारत के साथ उनके बहुत अच्छे मरासिम हैं, तजारती उनके साथ ताल्लुकात हैं, वो भी नहीं करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो मैं कहना चाहता हूँ वो भी बहुत अहम है कि जनाब आप सफारती ताल्लुकात करें, आपके कश्मीर इशूज़ हैं, आपके टॉक्स हैं, बायलैटरल टॉक्स हैं, इस किस्म की बात की जाती है। लेकिन देखें, पाकिस्तान और भारत जो बायलैटरल टॉक्स की बात की जाती है, उस वक्त तक ये कश्मीर का मसला हल नहीं होगा, इस खित्ते में अमन नहीं होगा, इन मुल्कों के दरमियान मसाइल का हल नहीं निकलेगा जब तक इन दोनों मुल्कों की कोर, ये लफ्ज़ ज़रा सुनिएगा जो मैं कह रहा हूँ, जब तक इन दोनों मुल्कों की कोर ना चाहे। अब सवाल यह है कि दोनों मुल्कों की कोर कौन है? ठीक, तो जनाब भारत की कोर जो है वो हिंदू इंतहा पसंद जमात बीजेपी है। जब तक वो ना चाहे, और पाकिस्तान की जो कोर है वो इस्टेब्लिशमेंट है, जब तक वो ना चाहे, बाकी ये बेचारे सियासतदानों का काम ही नहीं है कि ना उनके पास इख्तियारात हैं, ना उनके पास सलाहियत है। तो लगारी साहब, ऐसा कभी मुमकिन हो पाएगा कि ये जिस तरह से दानिश साहब ने कहा कि सबसे बड़ा मसला ये कि अगर ये दोनों कोर अगर ये बैठ जाए, इस्टेब्लिशमेंट यहाँ से और वहाँ से हिंदू इंतहा पसंद, तो ये मामला हल हो सकता है? इज़ इट पॉसिबल? ये होगा? आज हम 5 फरवरी कश्मीर के साथ यकजहती का दिन मना रहे हैं। इसका पस मंज़र मैं बता देता हूँ कि 1975 में 1975 के अवाइल में शेख अब्दुल्ला ने ये तवक्को बांध ली थी कि मुझे हिंदुस्तान कुछ ना कुछ देगा,
और हिंदुस्तान उसको क्या दे सकता था, इक़्तिदार। और वो जम्मू कश्मीर, मकबूजा जम्मू कश्मीर की वज़ारत आला का लालच दे सकता था, वही उसने दिया। शेख अब्दुल्ला ने मुज़ाकरात किए इंदिरा गांधी से, दोनों के दरमियान इख्तलाफात थे, दोनों ने तय किया और शेख अब्दुल्ला ने कहा कि जी ठीक है, मुझे वज़ीर आला बना दिया जाए। और इस बात की मुखालफत पाकिस्तान में हुई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि ये जो आप मिल रहे हैं इंदिरा गांधी से, आप ग़ुलामी की दस्तावेज़ पर दायमी दस्तखत कर रहे हैं। और शेख अब्दुल्ला से कहा कि आपकी जो जदोजहद रही है कि कश्मीर आज़ाद होगा और कश्मीर इसके भारत के कब्ज़े में नहीं होगा, तो आपने अपनी जदोजहद को वज़ारत आला के लिए और एक ओहदे के लिए आपने कुर्बान कर दिया उस जदोजहद को। इसलिए एहतजाज के तौर पर भुट्टो साहब ने कहा कि 5 फरवरी 1975 को पूरे पाकिस्तान में और पूरी वादी कश्मीर के दोनों तरफ, मकबूजा कश्मीर में भी, आज़ाद कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल होगी। और उस रोज़ मुकम्मल हड़ताल हुई थी। हमने उस हड़ताल को रिपोर्ट भी किया था और पूरा कवर भी किया था कि मकबूजा कश्मीर में केरन के मकाम पर इस तरफ को एक दरियाए नीलम बहुत मुख्तसर सा बहता है, उसके दरमियान जो है या वहाँ से खड़े हुए पाकिस्तानी भी जो कश्मीरी थे वो कह रहे थे कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, यहाँ के खड़े हुए कश्मीरी भी कह रहे थे कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। ये रिपोर्ट हुआ था और 5 फरवरी के दिन लोगों ने अहद किया था कि हम एक साथ हैं और हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं। ये वो पूरे का पूरा एजेंडा है जिसका मुकम्मल होना है कि कश्मीर पूरा पाकिस्तान के साथ मिलेगा। और मेरे ख्याल में उसके बाद हम, जैसे डॉक्टर दानिश ने कहा, मैं एग्री करता हूँ उनके साथ कि अगर पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है और इंडिया की जो हुक्मरान जमात है और हुक्मरान जो पूरे का पूरा उग्रोह है, वो मिलकर जब ये तय नहीं करते कि आज़ादी का मसला हल करना है और कश्मीरियों को आज़ादी देनी है, तो उस वक्त तक शायद ये हमारा ख्वाब रहेगा। लेकिन एक बात मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा काम जो हुआ था मुशर्रफ दौर में कि दोनों हिस्सों में राब्ता हो गया था, बस सर्विस चलने लगी थी। हम इन तरफ भी देखना चाहिए। जी जी जी। एहतशाम साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं इस इशू का? कभी आप देख रहे हैं कि कोई सोल्यूशन, कोई हल निकलेगा? लगता है आपको मुमकिन है कुछ? देखिए, हमना दुनिया की तारीख यही बताती है कि जहाँ जहाँ जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है दो मुल्कों के दरमियान, तो फिर बातचीत के ज़रिए मसला हल होता है। आप देख लें, सेकंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार, कितने दुश्मन थे फ्रांस, जर्मनी, लेकिन आज देखें सबसे ज़्यादा करीब बैठे हुए हैं। मैं थोड़ा सा इस सेंस में आमना बात करना चाहूँगा। ये सब बातें ठीक हैं, डॉक्टर साहब ने भी बातें की, नगारी साहब ने बड़ी सही बातें की। क्या हम ये 75-76 साल से कर रहे हैं, आइंदा भी यही करते रहेंगे? देखें, इस वक्त जो बुनियादी मसला है वो यह कि पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल और फिर मगरबी दुनिया, अमेरिका की दुनिया जो है ना, अमेरिका का जो भारत के इक़्तिसादी ताल्लुकात के साथ सारी चीज़ें जुड़ी हैं, इक़्तिसादी मफादात के साथ उनके जुड़ी हुई हैं सारी चीज़ें। लिहाजा वो आप देख लें, किसी लेवल पे चले जाएं, किसी फोरम पे चले जाएं, अब तो वो बात ही नहीं करते। आप देखें, अपना स्टेट डिपार्टमेंट हर साल ह्यूमन राइट्स वायलेशन की रिपोर्ट निकालता है। पाकिस्तान को तो कहता है आप क्या हो रही, हिंदुस्तान को नहीं कहता। उसकी वजह है कि हमारा क्लाउड बड़ा कम हो गया है। एक चीज़ देखें जिसकी वजह से हमारा केस माज़त के साथ आमना रोज़ाना कमज़ोर हो रहा है, वो है कि हमारी आपस की लड़ाई है। आप देख लें, आज जो प्राइम मिनिस्टर होगा उसको बाकी लोग कहेंगे कि इसने तो कश्मीर भेज दिया। अब मुझे बताएं, जब इस तरह के नारे 3 बड़ी सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाती रही हैं, उसका नतीजा क्या निकलेगा? हिंदुस्तान की आवाज़ जो है ना, उसको समझा जाएगा वो ठीक है। अब अगला सवाल है कि जी ये कैसे हल हो सकता है मसला। देखें, अभी हम बात कर रहे थे, वाकई इसमें कोई शक नहीं है, ये जब तक बीजेपी हमारी इस्टेब्लिशमेंट नहीं बैठेगी, एक सुनहरी मौका हमने गंवा दिया। वो हमने क्या गंवाया, वो मेरा ख्याल है हिंदुस्तान ने गंवाया, शायद उसका इंटरेस्ट नहीं था इसमें। जब मुशर्रफ साहब आगरा गए थे, सारी चीज़ें तय हो गई थी और ये 3 पॉइंट फार्मूला बन गया था कि अगले 3 साल के लिए इंटरनेशनल ट्रस्टीशिप में कश्मीर को दे दिया जाए और फिर यही जो सीज़फायर लाइन है इसको इंटरनेशनल बॉर्डर बना देंगे। इस पर एग्रीमेंट हो गया, सारी चीज़ें हो गई। फिर रातों रात LK अडवाणी नंबर 2 थे वाजपेयी साहब के, जो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, उन्होंने फौजियों से कुछ मिल के स्कटल कर दी इस गेम को, वो ख़त्म हो गया। देखें, अब सिलसिला इस वक्त जब तक नहीं रुकेगा, 4 जंगें हमारी
हमारी हो सकती हैं। 48 में लड़ाई हुई, 65 में हुई, 71 में हुई, 99 में कारगिल की हुई, कोई सोल्यूशन नहीं निकला। देखिए अब हमारा क्लाउड होना ही चाहिए था कि इंटरनेशनल सतह पे मामले को लेके जाएं। सबसे कमज़ोर अफसोसनाक बात है कि OIC के फोरम पे भी आमना हम फॉरेन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस नहीं बुला सकते जब तक कि MBS इजाज़त ना दे। तो हमारा केस बहुत वीक है, इसलिए वीक है कि हम यहाँ तक तो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यानी आप कह रहे हैं कि हमारा केस वीक है। सही है शहजादा जुल्फ़िकार साहब, हमारा केस वीक है और आप समझते हैं कि किसी हद तक हम उतने संजीदा भी नहीं है इस मामले को लेकर जितनी भी हुकूमतें आई हैं अब तक? नहीं, देखिए उकता जाता है बंदा शायद 76 ईयर, वैसे ऐसा नहीं है। लोग हुक्मरानों को देखते हैं, ये ठीक सा है कि हुक्मरान आपस में डिवाइड होते हैं और एक नेशनल सिक्योरिटी, एक नेशनल जो इंटरेस्ट की बात है उसको हम एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा कर उसको कमज़ोर कर देते हैं, ये ठीक है। लेकिन असल वजह यह है कि दुनिया में आप देखें ना, चले या मान लिया यहाँ तो हमने अपना केस कमज़ोर कर लिया, फ़लस्तीन का क्या है? देखें ना, दुनिया में फ़लस्तीन भी एक ऐसा इशू है और ईस्ट तैमूर का मसला हल भी हो गया, वहाँ उन ताकतों का अपना इंटरेस्ट भी था। यहाँ पर जो पैनलिस्ट ने बात की बिल्कुल ठीक है, इंटरनेशनल ताकतों की एक इंटरेस्ट है। और दूसरा उन्होंने इशारतन कहा डॉक्टर दानिश साहब ने, देखिए बात यह है कि अभी तो उसको चाइना के ख़िलाफ़ सपोर्ट करके खड़ा किया जा रहा है कि और पहले इस तरह इंटरेस्ट उनका नहीं था वेस्टर्न ताकतों का और बड़ी ताकतों का। अब तो आप देखें कि उन्होंने CPEC के मद्दे मुकाबिल पैरेलल एक वो करने की कोशिश की है कि एक जिसमें G20 में गालिबन और पिछले उसमें ये डिस्कस भी हुआ और उन्होंने मैप भी दिया और सारा कुछ किया। वो एक अलग बात है कि उसकी कोई इतनी वक़्त नहीं है जो चाइना इतने अरसे से कर रहा है और पूरी दुनिया में किसको वन बेल्ट वन रोड के ज़रिए और CPEC और ये, लेकिन ये सारा मसला है कि उनका कोई नहीं है। यहाँ तक कि आप देखें 3-4 साल पहले पैलेट गन से कितने सैकड़ों हज़ारों की तादाद पहुंच गई थी कि उनकी आंख ज़ाया हुई, उनको उनके जो जिस्म है कश्मीरियों के जो एहतजाज करने वाले थे 2019 सुराख कर दिया उनको। उसके बावजूद एक UN का जो है वो ऑब्जर्वर तक नहीं गया, एक लेटर लिखा UN ने, ह्यूमन राइट्स जो उनकी वो थी कमेटी थी, उनको भी उसने हवा में उड़ा दिया और फिर किसी ने कुछ को तवज्जो नहीं दी। पाकिस्तान हर फोरम पर उठाता रहा है। तो ये सबसे बड़ी वजह है कि इंटरनेशनल ताकतों का भी एक रोल है और वो इसी वजह से उसको पुश डाल देते हैं और बहुत ज़्यादा जो है फेवर करते हैं इंडिया को, इस वजह से खामोश रहते हैं। जी, तो हम ये देख रहे हैं मफादात हैं, उसकी वजह से आज तक ये मामला हल नहीं हो सका, जिस तरह से हमारे पैनलिस्ट भी ये बात कर रहे हैं। और यही सिचुएशन हम सिमिलर सिचुएशन हम देख रहे हैं कि फ़लस्तीन में बल्कि इससे भी बदतरीन सिचुएशन वहाँ पर हो चुकी हुई है और वहाँ पर भी आलमी ताकतें खामोश तमाशाई बनी हुई हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, दीगर टॉपिक्स पर बात होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने लाहौर के हल्का NA 127 और PP 160 में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी और वोटों की खरीदारी के इल्ज़ाम पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अताउल्ला तारड़ और पीपल्स पार्टी के सूबाई असम्बली के उम्मीदवार मिसबाउर रहमान को नोटिस जारी किए हैं। अता तारड़ ने इल्ज़ाम आयद किया था कि हमें इतला आ रही थी कि पीपल्स पार्टी वोटों की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस है। पीपल्स पार्टी ने हल्के में वोटों की खरीदो फरोख्त शुरू की। उन्होंने कोशिश की कि पैसे का बेदरेक इस्तेमाल किया जाए। दोनों साइड से इल्ज़ामात लगाए गए। क्या कहा गया आपको सुनवाते हैं पहले। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल में PTI कह रही है कि धांधली के मामले पर पीपल्स पार्टी हमारे मौक़िफ़ पर आती है तो साथ देंगे। अब इस तमाम तर सूरत हाल में हमारे सामने ये सवाल है कि इंतखाबात से कबल वोटों की खरीदो फरोख्त की मुबैना बाज़ गश्त के क्या असरात हो सकते हैं इलेक्शंस पर। ये सवाल लेकर मैं लगारी साहब की जाने बढ़ूँगी। लगारी साहब, अच्छा, ये हैरत अंगेज़ बात है कि ये जो इलेक्शन हो रहे हैं इसमें वोटों की खरीदो फरोख्त की बात हो रही है। वोटों की खरीदो फरोख्त तो हमेशा होती रही है, कोई नई बात थोड़ी है। ये अगर आप ब्रीफ केस का नाम ले लें, ब्रीफ केस चलते हैं तो आपको खुद ब खुद आ जाता है जहन में कि किसकी बात हो रही है। वली खान ने कहा था कि जिसकी जेब में 200 करोड़ हैं वो जाए असम्बली ख़रीदे और हुकूमत बनाए, यानी असम्बलियाँ ख़रीद कर
और मंडियाँ लगाकर कौन ख़रीदते रहें ऐवान और कौन हुकूमतें बनाते रहें। ये पूरी एक हिस्ट्री है, एक अलग सी। हम नहीं चाहते हैं कि हम किसी को उसमें नाम लें और किसी को इन्वॉल्व करें, सर, अब तो लेकिन हमारी सियासत ऐसी हो चुकी है। और ठीक कहा है लतीफ़ खोसा साहब ने कि भाई अगर ये सिलसिला चलता है तो फिर हम जाएंगे उसकी तरफ, पीपल्स पार्टी की तरफ। अगर वो यही मौक़िफ़ ले रहे हैं वो, तो हम उनके साथ जाते हैं। तो अगर ये सूरत हाल रहती है कि वोटों को अब या किसी को भी शिकस्त नज़र आए और वो ख़रीदो फरोख्त शुरू कर दे। अच्छा, ये पीपल्स पार्टी के बारे में इस एक हलके में कहा जा रहा है कि जनाब यहाँ पर जो है वो पैसा चल रहा है। अच्छा, बाकी पार्टियाँ और कहाँ पर पैसा चला रही हैं, ये ख़ुद पीपल्स पार्टी और कहाँ चला रही है, किसी और कोई बात आई है? देखें, ये इंतखाबात को, इलेक्शन को, वोटों को इस धंधे में कारोबार के तौर पर इस्तेमाल करने का पाकिस्तान में जो भी कारोबार किया है, ये सबको मालूम है कि किसने ये कारोबार किया है और सब जानते हैं कि ये कारोबार कौन करते रहे हैं। मेरा ख्याल है कि नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं, चीज़ों को सबको मालूम है और नज़रिया की बुनियाद पर वोट डालते हैं। कोई पार्टियां ऐसी हैं कि जिनका वोट बैंक जो है वो नज़रिए की बुनियाद पर होता है जी। कहीं पैसा चलता है तो बिल्कुल चलता है। अब अगर हम उसको नुमाइंदगी करें तो फिर नुमाइंदगी नहीं होगी, कुछ और चीज़ होगी। ठीक। एहतशाम साहब, ये पैसा तो पहले भी माजी में भी हमने देखा चलता रहा, लेकिन इस बार तो वीडियोस भी सामने है। इलेक्शन कमीशन का एक किरदार, वो भी 5 साल बाद इलेक्शंस करवाना, तो ये वो किरदार वो क्यों नहीं निभा पा रही उस तरीके से? देखिए आमना, ये जो लाहौर में हो रहा है, ख़ास तौर पे 127 हल्का जहाँ पे अता तार और बिलावल भुट्टो जरदारी का इलेक्शन होना है, वहाँ पे अब क्योंकि बहुत ऑब्वियस हो गया है जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पैसा दिया जा रहा है, दोनों तरफ से इल्ज़ामात लग रहे हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि लाहौर की इंतज़ामिया जो है ना वो माज़रत के साथ वो सपोर्ट कर रही है PMLN को। और बिलावल भुट्टो जरदारी और उनके बाकी लोग जो इस हवाले से कहते हैं, उनमें बड़ा वज़न है कि जी ये जिस अंदाज से मुदाखलत की जा रही है ख़ास पर्टिकुलर पार्टी को जितवाने के लिए, वो ये काम हो रहा है। ये तो मुझे पता है कि सब कुछ हो रहा है। असल बात यह है कि जो अभी कह रहे थे शहबाज शरीफ साहब के जी देखें अगर पैसों से वोट जीत सकते हैं तो ये ऐसे नहीं हो सकता। भाई पैसों से भी जीता जाता है। ये काम शुरू हो गया था, आपको याद है, एक अरसे से फाटा के जो MNAs होते थे वो सेंटर बनाने के लिए 5, 10, 40, 35 करोड़ तक लिया करते थे। आखिरी दफ़ा जब ये जम हुआ उससे पहले 35-40 करोड़ रुपया भी लिया गया। उसके बाद सिलसिला चल रहा है। देखिए ये जो बात आ रही है ना, 2 तरीके से हो रहा है। एक तो पैसा तकसीम हो रहा है हमना 2 से 5 हज़ार रुपया कैश, और तरीक़ाकार क्या है, या तो कसम या फिर ID कार्ड जो भी लगारी साहब कह रहे हैं वो कहते हैं हमें दे दें। तो ये सारा कुछ वहाँ पे हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इतना पैनिक PMLN की सफ़ों में क्यों नज़र आ रहा है कि बिलावल उन्हें बार बार कहते हैं जी बिलावल भुट्टो साहब कराची में रहे, यहाँ क्यों आए? भाई ये को आपने ठेका लिया हुआ है, पूरा मुल्क है। अब ये है कि उन्होंने बड़ी इफेक्टिव तरीके से बिलावल भुट्टो ने पूरे मुल्क में मुहिम चलाई है, अपनी कंपेन चलाई है। आप अब क्यों हो रहे हैं? पे मुकाबला करें। मेरा ख्याल है ये मार धाड़ वाला काम हुआ। ये शैला रज़ा की बात ठीक है जो वो कह रही हैं कि उनके कारकुनों को उठाया गया, मारा गया, तो मेरा ख्याल है इस तरह नहीं चलेगा। इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए। इस हद तक तो नोटिस लिया उन्होंने, को बुला लिया कि जी कौन पैसे तकसीम कर रहा है। लेकिन सवाल है कि 2 दिन पहले अगर ये सब कुछ हो रहा है तो ये कोई अच्छा शुगुन नहीं है। बेहतर यही है कि अब ये लाहौर जो बैटल ग्राउंड, पंजाब बैटल ग्राउंड बना हुआ है, अब उनको लग रहा है कि शायद देखें ना, जो मुख्तलिफ तरीके के सारे सर्वे आए हैं, वो जो कहा जा रहा है कि जी 20 सीटें हैं, 14 सीटें हैं, उसमें से कितनी किसके पास जाएंगी, वो करते करते अब कहा जा रहा है कि जी शायद 3 और 4 भी इनको नहीं मिलेंगे PMLN को। एक ग्रुप कह रहा है कि नहीं 10 सीटें ले लेंगे। बड़ा सख्त मुकाबला है। और ये पैसे की बात तो हम ना, मेरा ख्याल है फोरगॉन कंक्लूजन है। पैसा ही चलता है और पैसा एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अभी आप देख लो हुमायूं अख्तर जो कहीं और से इलेक्शन लड़ रहे हैं, बड़े पैसे वाले आदमी हैं, पैसा भी तकसीम करते हैं, आटा भी तकसीम करते हैं, हर चीज़ तकसीम करते हैं। जुल्फ़िकार साहब, ये प्री पोल रिगिंग, इसको किस तरह से देख रहे हैं? इसके असरात, रिपरकशंस कहाँ तक हो सकते हैं? देखिए, पैसे का इस्तेमाल, हम सारे पैनलिस्ट इस बात पर मुत्तफ़िक़ है, पैसे का इस्तेमाल तो ये भी पैसा ही है कि एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता कि वो किसी हल्के से इलेक्शन लड़े। एक गरीब कारकुन सोच भी नहीं सकता। जरदारी साहब के लिए, बिलावल साहब के लिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए, शहबाज शरीफ साहब के लिए, मरियम बीबी के लिए जहाज़ अवेलेबल हैं, पूरा उनके साथ जो है वो चार्टर करके चले जाते हैं और जलसा अरेंज जो है उनके ATMs करते हैं। ये बदकिस्मती है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी इसमें शामिल हैं कि वो ATM तमाम जलसे, जुलूस, खाना पीना, ये सारा अरेंज करते हैं और उनके लिए आम आदमी बेचारा कुछ नहीं कर सकता। और ये इससे पहले ये इन्फ्लुएंस ज़रूर होते हैं।
एक दूसरे को वो देखते हैं, कहीं कोई पार्टी है तो उसको कमज़ोर करने के लिए। यही मेरे ख्याल में एहतशाम साहब जो अभी बात कर रहे थे, यही इल्ज़ामात जो है वो पीपल्स पार्टी के तरफ से थी कि जी सिंध में क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं, कराची से क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहाँ पंजाब में जाने के लिए तो मुस्लिम लीग को तकलीफ़ होती है। ये एक दूसरे से वो करते हैं और इसका असर मेरे ख्याल में इलेक्शन के रिज़ल्ट पे ज़रूर होगा कि अब वो तैयारियां भी हैं और प्रेशराइज भी करना है। और सिंध की हुकूमत हो, इंतज़ामिया हो, वो एक पार्टी को फेवर कर रही है, पंजाब की जो है वो इंतज़ामिया दूसरे पार्टी को फेवर कर रही है, सिंध खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में भी कुछ थोड़ा बहुत यही है। तो उससे फिर चीज़ें असरात पड़ेंगे उस पर, और जो इलेक्शन लूज़ करेगा वो ठीक लूज़ करे, गलत लूज़ करे वो फिर निकल आएगा, एहतजाज करेगा, गलत हुआ है मेरे साथ, हमारी तो सीटें इतनी थी, हमें कम करके दिखाया गया, और उसके बाद फिर एक नई चीज़ें शुरू हो जाएंगी। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिल बैठकर इन चीज़ों को, रूल ऑफ द गेम को सेट करना चाहिए, सेट करना पड़ेगा। लेकिन ये होगा सेट कब? डॉक्टर साहब ये अब जो 1.5 करोड़ से ज़्यादा हमारा वोटर है, आराम से इलेक्शन लड़ें और आराम से आप जो है डॉक्टर साहब ये जो हमारा अभी नया रजिस्टर्ड वोटर है 1.5 करोड़ से ज़्यादा इसकी तादाद है, कितनी मायूसी होगी जब आप आज़ाद उम्मीदवारों को साथ मिलाने की बातें कर रहे हैं, वोटर को खरीदने की वीडियोस हमारे सामने आ रही हैं, ये सरेआम चीज़ें चल रही हैं। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप पर्टिकुलरली 127 को लेती हैं तो इसमें एक बहुत बड़ा मुकाबला है। एक लिहाज से ये समझने की बात है, अगर बिलावल भुट्टो 127 में जीत जाते हैं तो पीपल्स पार्टी का जो माजी में यहाँ पर कला था भुट्टो साहब का और बेनज़ीर का, उसको बड़ी तक़वियत मिलेगी। ये कोई मामूली मुकाबला नहीं है। ज़ाहिर है इस मुकाबले को ख़रीदो फ़रोख्त के ज़रिए भी किया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त पंजाब की जो इंतज़ामिया है और इलेक्शन कमीशन है और जो आपकी हुकूमत है वो PMLN को फुल सपोर्ट कर रहा है पीपल्स पार्टी के मुकाबले में। अच्छा, दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि पैसों के हवाले से दोनों बात करें। अब सवाल ये पैदा होता है, सेनेट का इलेक्शन देख लें और दूसरी जगहों का इलेक्शंस देख लें, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब हुकूमत से गए शहबाज शरीफ साहब तो आपने जाते जाते डेवलपमेंट फ़ंड के नाम पर सियासी रिश्वत दिया अरबों रुपए। तो यहाँ दो ही बुनियादों पर तो हम देखते हैं कि वोट पड़ते हैं, या तो शख्सियत परस्ती का वोट होता है या फिर पैसे और ताकत का वोट होता है। तो शख्सियत परस्ती के वोट में इस वक्त जो हालात हैं वो कहीं और जा रहे हैं, इसलिए इस वक्त पैसों का इस्तेमाल हो रहा है। और आप क्या वो वीडियो नज़र नहीं आ रही है जिसमें लोग जो है वो ट्रक से पैसे लुटा रहे हैं, लोगों को मुतवज्जा कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की पूरी जिम्मेदारी है कि वो इस इलेक्शंस को आपके ऐसा बनाएं कि ये साफ और शफाफ नज़र आए। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन पार्टी हो, जैसे उन्होंने शिराजी साहब ने कहा कि अगर हम सिंध में देखते हैं तो यहाँ इंतज़ामिया पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रही है, पंजाब में बलूचिस्तान में हम देख रहे हैं तो वहाँ पर खुलकर PMLN की सपोर्ट हो रही है। लेकिन 127 पर इतनी बात क्यों? वो एक तरफ PMLN के लिए एक बहुत बड़ा ये शिकस्त होगी। अगर बिलावल भुट्टो की एंट्री होती है तो ये एंट्री जो है यकीनन बहुत बड़ी होगी। और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर PMLN 7 इत्तेहादी बना रहे हैं तो एक जिनको लिविंग प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है वो भी इत्तेहाद कर सकते हैं, और दोनों बड़ी सियासी जमातें और जो दोनों के पास अवामी वोटर्स मौजूद हैं। तो सर ये इस सवाल का जवाब भी दीजिएगा, जिस तरह से अभी मिसाक जमहूरियत की हम देख रहे हैं एक बार फिर से बाज़गश्त है, क्या तमाम पार्टीज़ इस सारी सिचुएशन में जहां पर नफ़रत और तकसीम की सियासत की बार बार बात की जाती है, एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी लगाए जाते हैं, और उसके बाद फिर हम जो देखते रहे हैं कि जिस किस्म की कार्रवाइयाँ की गई वो चाहे 16 माह की गवर्नमेंट में देख ली जाए और अब भी, तो ये मिसाक जमहूरियत इस सारी सिचुएशन में मुमकिन है? ये किससे पूछा है? ये लगा डॉक्टर साहब आपसे ही मैंने मुझसे पूछा है। मिसाक जमहूरियत क्या, मिसाक मईशत इस वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। मिसाक जमहूरियत हुई जो एक पाकिस्तान की ग्रेट लीडर जो इस दुनिया में अब नहीं रही, जो इस दुनिया से चली गई, इतना बेहतरीन लीडरशिप हमारे पास थी खातून की, उसने और फिर मियाँ साहब ने मिलकर एक मीसाक किया। लेकिन उस मीसाक का हशर क्या हो गया? अब बात की जा रही थी कि मीसाक जो है वो मईशत की जाएगी, और इस वक्त मुल्क को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि तमाम सियासी जमातें कंसेंसस एक
प्लेटफॉर्म पर जमा होकर मीसाक़ मईशत करें। आप देख लें क्या असर हो रहा है इस वक्त। तो इक़्तिदार की लालच में इक़्तिदार हासिल करने के लिए एक दूसरे पे संगीन इल्ज़ामात लग रहे हैं। इस वक्त इक़्तिदार हासिल करने के लिए हम सियासी एडजस्टमेंट कर रहे हैं, हम इलेक्टेबल्स को ख़रीद रहे हैं, हम सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं, हम अदम एतमाद वालों को उनके उस वोट ना देने के ऊपर उनको दिया जा रहा है। हम पूरे लोगों को यानी पार्टियां तोड़ रहे हैं हमें लोगों। और अब यह भी कहा जा रहा है कि आज़ाद उम्मीदवारों को हम खरीद लेंगे। तो इक़्तिदार के लिए हो रहा है। आप किस मीसाक की बात कर रही हैं? कौन सा नेशनल इंटरेस्ट, किस किस्म का नेशनल इंटरेस्ट? इस वक्त तो हम देख रहे हैं कि हर सियासी जमात, बेशतर सियासी जमातें ऐसी हैं जो बड़ी सियासी जमातें हैं, एक को तो लेवलिंग प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहा है, दूसरी भी शिकायत कर रही है, एक को रियासत है, हुकूमत है, इंतज़ामिया है, इलेक्शन कमीशन है, सब सपोर्ट कर रहे हैं और उसके बावजूद बड़े बड़े इत्तेहाद हो रहे हैं, पैसे खर्च किए जा रहे हैं, आइंदा की हिकमत अमली हो रही है, वजारतें बांटी जा रही हैं कि आज से चौथा वज़ीर आज़म कौन होगा, वज़ीर ख़जाना कौन होगा, मला वज़ीर कौन होगा, हम हुकूमत में आके मौका देंगे। बिल्कुल हम देख रहे हैं ये सारी सूरत हाल हमारे सामने। ये लगारी साहब, ये तमाम पार्टीज एक दूसरे से इल्ज़ाम तराशियां भी हो रही हैं, गुत्थम गुत्था हैं, तो ये कौन सी मिसाक़ जमहूरियत का ये की बात की जा रही है? बात यह है कि मिसाक़ जमहूरियत की बात बहुत पुरानी थी जब हो गई है और उसको एक अरसा गुजर चुका है। और मिसाक़ जमहूरियत के सबब अब तक जो हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं तो वो मिसाक़ जमहूरियत का तसलसल है, उसको उस पर हम बाद में। असल मसला ये है कि जो अभी वादे किए जा रहे हैं इन वादों की तकमील कौन करेगा? अब ये कहा जा रहा है कि हम जब थे रह जाते तो कोई बेरोज़गार नहीं होता, हम आ गए तो फिर कोई बेरोज़गार नहीं होगा और रोटी जो है वो 5 रुपए चली जाएगी। आपके लिए खून बरसेगा, डॉलरों की बारिश होगी, आपके लिए जो है अमेरिका और दुनिया की तमाम सुपर पावर, यूरोप, अमेरिका, चीन, सब आपको जो है वो मुफ्त में पैसे भेजेंगे। सऊदी अरब और यूएई आपको पैसे जो है मुफ्त में भेजेंगे कि जनाब बांटिए आप बैठकर और सब कुछ कर दीजिएगा। आपके पास प्लान क्या है, करना क्या चाहते हैं, आपके पास है क्या? आप एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या करना चाहते हैं, आप इंडस्ट्री सेक्टर में क्या करना चाहते हैं, आप सर्विसेज के सेक्टर में क्या करना चाहते हैं, आपके पास है क्या? आप आईटी सेक्टर में क्या करना चाहते हैं? ये अभी इस हुकूमत ने, जो ये सियासी पार्टियों ने, हुकूमत ने तो दिया है कि जनाब हम 5 अरब डॉलर तक ले जाएंगे, इंडिया 200 अरब डॉलर तक चला गया है, हम अब टारगेट बना रहे हैं। हमारे यहाँ तो ये होता रहा है, जो दावे कर रहे हैं ये क्या कर रहे थे कि 400 बिलियन डॉलर तक हमारी एक्सपोर्ट्स गई थी, तो इन्होंने गला दबा दिया था आईटी एक्सपोर्ट्स का। अब आप आईटी को जो है आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। क्या होगा आपके पास, कौन सा प्लान होगा जो आप लाएंगे और लोगों को जो है डिलीवर करेंगे? ठीक है एहतशाम साहब, बहुत से सवाल आते हैं और यही सियासी बहरान से ही हमारा मुआशी सूरत हाल जुड़ी हुई है। तो ये बहरान आप समझते हैं इलेक्शंस के बाद कुछ कम हो पाएगा, ख़त्म होगा? नहीं, बज़ाहिर तो नहीं लगता आमना ये कम होगा, ये खुदा ना खास्ता बढ़ता नज़र आ रहा है। देखें ना, ये जिसका बात हुई थी मिसाक़ मईशत वाली बात हो रही थी। अभी आप देखें जिस तरीके से पीटीआई के रहनुमा जब आए थे, हुकूमत में पीटीआई आई थी तो उनको कहा गया था, बिलावल भुट्टो ने भी कहा, बाकी लोगों ने कहा, पार्लियामेंट में बैठ के कहा, जरदारी साहब ने कहा कि आए बैठते हैं, इकोनॉमी की हालत ठीक नहीं है, मिल के कोई तरीका कार तय करते हैं। IMF जाके लोगों को मिलता है, लहदा कभी आपके इख्तलाफात की वजह से मामला ख़राब हो रहे हैं, तो उस वक्त उनको लगा बानी पीटीआई को कि मेरा पॉलिटिकल कैपिटल ब्लीड करेगा, इनसे मैं हाथ में लाऊंगा। ये मेरा ख्याल है इसका बड़ा नुकसान हुआ। अब इलेक्शन के बाद सबसे बड़ा मसला हमारा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ साथ इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी है। ये नहीं दूर होगी जब तक ये इकट्ठे नहीं बैठेंगे, जब तक ये फैसले नहीं करेंगे। तीनों ने अपने अपने दे दिए मैनिफेस्टोज, लेकिन आप देख लें सिर्फ ऐसा है कि सिर्फ बातें करने की हद तक है। किसी ने, जिस लगारी साहब सही कह रहे हैं, बाकायदा डिटेल में किसी ने नहीं बताया कि भाई एग्रीकल्चर आज भी आपकी जीडीपी का 23% बनता है, भी वो आप कैसे ठीक करेंगे? वो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स आपने कैसे लगाना है? सर्विस सेक्टर को कैसे ब्रॉडन करना है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपका ज़मीन पे आके लग गया, उसका क्या होगा? 1100 रुपया आज भी आप खर्च कर रहे हैं, स्टेट कॉरपोरेशन ब्लीड कर रही हैं, कोई ठीक करने के लिए तैयार नहीं। तो देखें, जहाँ सियासी मामलात में इनको इकट्ठा बैठना था वहाँ
वहाँ नहीं बैठे और मिसाक जमहूरियत को लेके आगे जाते वहाँ नहीं बैठे और ये मिसाक मीशत के हवाले से भी कोई अपना रोल प्ले नहीं कर रहा। नतीजतन ये लग रहा है कि आमना अगले मौजूदा माली साल में हमें $32 बिलियन चाहिए, हमारे पास नहीं है, और 3 सालों में $71 बिलियन चाहिए। जब तक ये इकट्ठे नहीं बैठेंगे, एक मैसेज ऑफ वननेस नहीं देंगे, हमारे मसले हल नहीं होंगे। बिल्कुल सही है। जुल्फिकार साहब, योर टेक। देखिए, मुझे नहीं लगता कि इतने जल्दी मुश्किल ये हालात दावे कर लें, कोई कर लें, सारा कुछ कर लें। इलेक्शन के बाद भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक पेज पे होना पड़ेगा कि मुल्की मईशत किस तरह वो डिस्टर्ब ना करें। तमाम इस डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है, चल रहा है, इलेक्शन है, गवर्नमेंट है, पोजीशन अपना रोल प्ले करे, लेकिन आपको बड़े फ़ैसले करने पड़ेंगे। बड़े फ़ैसले शायद कर दिए हैं केयर टेकर गवर्नमेंट ने, उनके लिए बहुत सी चीज़ें जो हैं उन्होंने बना दी हैं, अब उन्होंने आगे करने हैं। 5 साल में मुझे नहीं लगता है 5-10 साल में एकदम से चीज़ें होंगी। आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। जी नई हुकूमत आए, बड़े फैसले, सख्त फैसले यही होंगे, फैसले करने होंगे। चूँकि प्रोग्राम का कम है, पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करूंगी। नज़ीर लगारी साहब, डॉक्टर दानिश, शहजादा जुल्फिकार साहब, एहतशाम उल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।